नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक सारणी दी है जिसमें पहले स्तंभ में है क्रम संख्या, यानी यहाँ प्रश्न की संख्या दी हुई है। दूसरे कॉलम में हमें समीकरण दी हुई, यहाँ पर सारी क्या है, समीकरण। समीकरण क्या होती है मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। फिर तीसरे स्तंभ में चर का मान दिया है, यानी कि हम जानते हैं जो समीकरण दी जाती है, जैसे यहाँ समीकरण है x + 3 = 0। तो यहाँ पर जो ये x है वो हमारा क्या है, चर है। तो यहाँ चर का मान जो दिया है वो हमें रखना है। तो तीसरा स्तंभ जो है वो चर का है। और चौथे स्तंभ में हमें बताना है कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है। होती है तो हाँ लिखना है और नहीं होती है तो नहीं लिखना है, ठीक है। इसको हमें पूरा करना है। अब समीकरण संतुष्ट होती है, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। देखो, कोई भी जो समीकरण होती है उसमें बराबर का चिन्ह होता है। बराबर की इधर वाली जो साइड होती है उसे हम बायां पक्ष बोलते हैं, बाईं साइड बोलते हैं, ठीक है। और बराबर की इधर जो साइड होती है उसे हम दायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे हम RHS बोलते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। जब ये दोनों पक्ष बराबर हो, जैसे यहाँ 5 = 5 है तो दोनों साइड हमारी क्या है, बराबर है। तो जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो हमारी समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं हो, जैसे यहाँ 4 हो और यहाँ 5 हो, तो 4 और 5 बराबर नहीं हो सकते, तो हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। तो यही चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखो, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न यानी पहला समीकरण है x + 3 = 0। और हमें x की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है। तो चलो, जहाँ पर x है वहाँ हम कोष्टक बना लेते हैं, +3 = 0। अब x हमें कितना रखना है, x हमें 3 रखना है, यानी x की जगह पर हमें 3 रखना है। तो देखो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 3 + 3, 3 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है, 6 आता है। तो दोनों जुड़कर कितने हो गए, 6, और आगे बराबर में 0। क्या LHS यानी कि बायां पक्ष और RHS यहाँ बराबर है क्या, नहीं है। 6 और 0 कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी यहाँ पर हमारी समीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं है। क्या है, संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आएगा, नहीं आएगा। यहाँ हमारी समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न में x + 3 बराबर में क्या है, 0, और x की जगह हमें कितना रखना है, 0 रखना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, x की जगह आप क्या बना लो, कोष्टक +3 = 0। अब x की जगह आपको कितना रखना है, 0। तो x की जगह जो कोष्टक बनाया है उसमें आप 0 रखो। अब 0 में 3 जोड़ने पर हमें 3 मिलेगा, और यहाँ बराबर का निशान और यहाँ 0। क्या 3 और 0 बराबर है, नहीं है। तो यहाँ भी हमारी समीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं होगी। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न। तो यहाँ है x + 3 = 0, और x हमें कितना रखना है, -3 रखना है। x की जगह कितना रखना है, -3। तो चलो, x की जगह हम बना देते हैं कोष्टक, फिर यहाँ प्लस का निशान, यहाँ 3 बराबर में 0। x की जगह कितना रखना है, -3 रखना है। तो यहाँ आ गया -3। अब देखो, ये +3 और ये -3। तो देखो, जब एक पूर्णांक प्लस का हो, एक पूर्णांक माइनस का हो, तो हम घटाते हैं। तो 3 में से 3 गया, 0, और बराबर में भी क्या है, 0 है। तो अब देखो, 0 0 के बराबर होता है, यानी यहाँ पर हमारी जो समीकरण है वो क्या है, संतुष्ट है, ठीक है। ये हमारी समीकरण संतुष्ट है। तो तीसरे में हमारा उत्तर क्या आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि ये समीकरण संतुष्ट है। फिर देखो चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में हमारी समीकरण है x - 7 = 1, और x की जगह हमें कितना रखना है, 7 रखना है। तो जहाँ पर x है वहाँ अब हम 7 रख देते हैं। फिर ये माइनस का निशान और यहाँ 7 का निशान बराबर 1। अब 7 प्लस का है और ये माइनस का है तो घटेगा। 7 में से 7 गया, 0, बराबर में 1। क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं, दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे समीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर देखो,
अगली समीकरण पांचवी समीकरण। तो पांचवी समीकरण क्या है, x माइनस 7 बराबर 1 और x की जगह हमें कितना रखना है 8, x बराबर 8 रखना है, चर जो है वहाँ 8 रखना है, माइनस 7 बराबर में 1। 8 प्लस का है 7 माइनस का है, घटेगा, 8 में से 7 गया 1 और बराबर में 1। तो देखो 1 1 के बराबर है, इसलिए ये हमारी समीकरण क्या होगी, संतुष्ट होगी। तो यहाँ आ जाएगा हाँ। फिर अगली समीकरण देखो, अगली समीकरण क्या है, 5x बराबर 25। ठीक है, अब देखो 5 और x के बीच में यहाँ पर कोई निशान नहीं है, मतलब गुणे का निशान है, और x की जगह हमें कितना रखना है, 0 रखना है। तो ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब गुणे का निशान है, और x हमें कितना रखना है, 0, तो यहाँ आ गया 0 बराबर में ये कितना है 25। तो अब देखो 5 का 0 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। तो 0 बराबर 25, क्या दोनों बराबर है, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ हमारी समीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखो, 7वां यहाँ पर है 5x बराबर 25 और x की जगह कितना रखना है, 5 रखना है। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, तो 5 यहाँ गुणे का निशान, और x की जगह कितना रखना है 5, तो 5 × 5 बराबर 25, 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 बराबर 25। तो यहाँ पर जो है हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है, इसलिए ये समीकरण हमारी संतुष्ट होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर हाँ आ जाएगा। अब देखो 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न में समीकरण क्या है, 5 × x बराबर 25 और यहाँ x की जगह कितना रखना है, -5। तो यहाँ 5 की जगह 5, यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब इंटू का निशान, और x की जगह कोष्टक बना लेते हैं और बराबर में है 25। कोष्टक में हमें कितना रखना है, -5 रखना है। अब गुणा करेंगे तो देखो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का, और पूर्णांक नियम हमने पढ़े हैं, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और गुणा कराओ 5 का 5 से, 5 × 5 25, और बराबर में यहाँ क्या है 25। क्या दोनों बराबर है, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 25 है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए हमारी समीकरण संतुष्ट नहीं होगी, है ना। फिर देखो अगला समीकरण, अगला समीकरण क्या है, m/3 बराबर में 2। तो यहाँ पर मुझे m की जगह कितना रखना है, -6 रखना है। तो यहाँ m/3, तो m की जगह कोष्टक बना लेता हूँ, /3 और बराबर में यहाँ 2। m कितना रखना है, -6, तो यहाँ आ गया -6। अब 6/3 का मतलब है कि 6 में हमें 3 का भाग देना है, तो सीधा भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ 6 कट गया 2 बार, और कैसा है ये, माइनस का। अब बताओ क्या माइनस का 2 2 के बराबर होगा, नहीं होगा, इसलिए ये हमारी समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखो, m/3 बराबर 2, m/3 बराबर 2। अब की बार जो है हमें m कितना रखना है, 0 रखना है, यहाँ m की जगह 0 रखना है, तो 0/3 बराबर 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 और 2 बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण हमारी संतुष्ट नहीं होगी। फिर अगला देखो, लास्ट प्रश्न, m/3 बराबर में 2, m कितना रखना है, प्लस का 6, तो m की जगह आ गया प्लस का 6 बट्टे में 3 बराबर 2, भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1 का मतलब 2 होता है, और 2 2 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, इसलिए ये समीकरण हमारी संतुष्ट होगी। यहाँ क्या आएगा, हाँ आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमें समीकरण दी है n+5 बराबर 19, ये हमारी समीकरण है, और कोष्टक के अंदर हमें चर के मान दिए हुए हैं, यानी n की जगह हमें कितना रखना है, 1 रखना है, और जब हम ये 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमें समीकरणों के हल मिलेंगे, होंगे या नहीं होंगे, यानी ये n=1 इस समीकरण का हल है या नहीं है। अगर समीकरण संतुष्ट होती है तो ये इसका हल होगा, अगर समीकरण संतुष्ट नहीं होती है तो ये इसका हल नहीं होगा।
कैसे करना है समझना। तो देखो पहला प्रश्न यानी पहली जो समीकरण है वो है n + 5 = 19 और हमें n की जगह कितना रखना है 1 रखना है। तो n की जगह मैं कोष्टक बना लेता हूँ, फिर यहाँ प्लस, यहाँ 5, फिर बराबर और फिर 19। तो n की जगह कितना रखना है 1 रखना है, तो n की जगह 1 रख लेते हैं। अब देखो ये प्लस का 1 ये प्लस का 5 दोनों जुड़ेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब 6 आ गया, फिर बराबर और इधर कितना है 19। बताओ क्या 6 और 19 बराबर है? नहीं है, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा LHS और RHS जो है वो बराबर नहीं है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए हमारी समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। और समीकरण संतुष्ट नहीं होगी इसलिए n बराबर 1, n बराबर जो 1 है वो इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका A हो गया, ये A इतना करना है। ठीक है, अब हम करते हैं बीवा प्रश्न। तो बीवा प्रश्न क्या है? समीकरण है 7n। 7n का मतलब 7 × n, यहाँ दोनों का गुणा हो रहा है, ये ध्यान रखना। 7 × n फिर प्लस 5 = 19 और यहाँ n की जगह हमें कितना रखना है? -2 रखना है, यानी जहाँ n है वहाँ -2 रखना है। तो चलो 7 का 7 लिख देते हैं, यहाँ कोई निशान नहीं मतलब इंटू का निशान है। n की जगह कोष्टक बना लेते हैं, फिर ये प्लस का निशान, ये 5 बराबर में 19 और n हमें कितना रखना है? -2, तो n की जगह आ गया -2। अब देखो यहाँ पर इंटू का निशान है, इसको समझना। देखो यहाँ है 7 × -2, तो अगर मैं यहाँ पर 7 इंटू है ना -2 करूँ तो देखो ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। अब 7 और 2 का गुणा करो, 7 दूनी 14, तो इसका उत्तर कितना आया? -14 आया, है ना। तो देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 का 2 से गुणा 14 प्लस का 5 बराबर में 19। जब एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की हो तो हमें घटानी पड़ती है, तो हम घटाएंगे। तो 14 में से 5 गए, पीछे कितने बच गए हमारे पास में? 9, है ना। और कैसे? माइनस के 9 बचेंगे, माइनस के 9 बचेंगे क्योंकि माइनस का बड़ा है। दोनों को घटाना है, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। फिर बराबर में इधर कितना है? 19। क्या दोनों पक्ष बराबर है? नहीं, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ हमारे पास LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि n जो हमने -2 लिया है, n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार अब देखो C वा प्रश्न करते हैं। तो C हमारी जो समीकरण है वो यही है, 7 × n + 5 बराबर में 19 और यहाँ पर n की जगह हमें कितना रखना है? -2 रखना है। तो 7 का 7, n की जगह कोष्टक प्लस 5 बराबर 19, n कितना रखना है? 2। अब यहाँ कोई निशान नहीं मतलब गुणे का निशान, तो 7 और 2 का गुणा करो, 7 दूनी 14 प्लस 5 बराबर 19। ये भी प्लस का ये भी प्लस का जुड़ेगा, उत्तर प्लस में आएगा। तो 14 और 5 कितने हो गए? प्लस के 9। ठीक है, तो 19 बराबर 19। तो यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो n बराबर 2 है, n बराबर 2, ठीक है, वो समीकरण का क्या है? समीकरण का हल है, हल है। ठीक है, इसी प्रकार हम D प्रश्न करेंगे। तो जो D में समीकरण हमें दी है वो क्या है? वो है 4p यानी 4 × p -3 बराबर में 13। अब यहाँ जो चर p है उसमें हमें कितना रखना है? 1 रखना है। तो हम क्या करेंगे? p की जगह कोष्टक बना लेते हैं, -3 बराबर 13 और p कितना रखना है? 1। तो p की जगह यहाँ आएगा 1 और यहाँ इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान। तो पहले गुणा करो, 4 एकम 4 -3 बराबर में 13। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, तो 4 में से 3 गया, 1 प्लस का 1 आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, फिर बराबर में 13। क्या दोनों साइड बराबर है? नहीं है, तो ये हमारा हल नहीं है, हल नहीं है। आप पूरा लिख देना, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार देखो ई प्रश्न यानी ई समीकरण है
4 गुणा पी माइनस 3 बराबर के 13। और पी हमें कितना रखना है, माइनस का 4 रखना है। तो ये हो गया 4, पी की जगह कोष्टक -3 बराबर 13। और पी हमें रखना है माइनस का 4। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 का 4 से गुना 16 -3 बराबर में 13। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो वो जुड़ती है, लेकिन उत्तर माइनस में आता है। तो 16 और 3 कितने हो गए, माइनस के 19 हो जाएंगे बराबर में 13। दोनों बराबर नहीं है, अतः ये भी हमारा हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, फिर देखो एफ अंतिम प्रश्न। 4 गुणा पी -3 बराबर में 13। और पी हमें कितना रखना है, 0 रखना है। तो ये हो गया 4 गुणा पी की जगह कितना आएगा, 0 -3 बराबर 13। 4 का 0 से गुना कराएंगे तो आएगा 0 -3 बराबर 13। 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 बराबर 13। 0 का कोई मतलब होता है नहीं, अभी भी दोनों साइड बराबर नहीं है, अतः ये भी हमारा हल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है। प्रश्न 3 है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है 5p + 2 = 17। ये समीकरण हमें दी हुई है। यहाँ पर हमें जो है p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो p के साथ ये 5 और 2 जो है इनको हमें हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए ही हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस +2 को हटाएंगे। देखो +2 कैसे हटेगा, हम जानते हैं कि अगर ये +2 है, इसके साथ में -2 ले लूँ तो 2 में से 2 गया, क्या बन जाएगा, 0। 0 बन जाएगा, इसका मतलब ये 2 हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नियम क्या कहता है कि बराबर के अगर आप किसी भी साइड में -2 लिखते हो तो आपको दूसरी साइड में भी -2 लिखना पड़ेगा, तभी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कोई संख्या आप इधर जोड़ते हो तो आपको इधर भी जोड़नी पड़ेगी। अगर कोई संख्या इधर गुणा में करते हो तो इधर भी आपको गुणे में लिखनी पड़ेगी, और इधर कोई संख्या आप भाग में 2 लिखते हो तो इधर भी आपको भाग में 2 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए हमें बराबर के दोनों साइड में काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे हटाना है इस +2 को। तो इस +2 को हटाने के लिए मुझे यहाँ -2 लेना पड़ेगा, तभी 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इधर -2 लूँगा तो मुझे इधर भी -2 लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 5p लिख देता हूँ, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। अब यहाँ मुझे -2 भी लेना है, तो यहाँ देखो बराबर और 17 अपनी जगह पर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर -2 लिया है तो इधर भी मुझे -2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2 में से 2 गया, 0, यानी ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो इसको मैंने काट दिया। अब बचा क्या, यहाँ बचा 5 गुणा p बराबर 17 - 2। अब 17 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 15। अब हमारे पास ये बचा। अब देखो यहाँ पर 5 किस में है, गुणे में है, तो इसको हटाने के लिए मुझे इसका भाग देना पड़ेगा। यहाँ देखो प्लस में 2 था, तो इसको हटाने के लिए मुझे -2 लेना पड़ा था। अब यहाँ गुणे में है, तो यहाँ इसको हटाने के लिए मुझे 5 में 5 का भाग देना पड़ेगा, है ना। देखो अगर मेरे पास संख्या 5 है तो 5 में मैं 5 का भाग दूंगा, यानी भाग का मतलब बट्टे के नीचे 5 लिखूंगा, तो 5 से 5 कट जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस तरफ 5 का भाग देना है, यानी मैंने यहाँ पर 5 का भाग दे दिया, तो इधर भी मुझे 5 का भाग देना पड़ेगा, दोनों तरफ काम होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 से 5 कट गया, एक बार क्या बच गया, p बच गया। और यहाँ भाग देंगे तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 3/1 का मतलब कितना होता है, 3, यानी p हमें कितना मिल गया, 3 मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें दूसरा प्रश्न करना है। तो देखो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 3 × m - 14 बराबर में 4। तो मुझे यहाँ m का मान ज्ञात करना है, तो इन सबको हमें हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस -14 को हटाने की कोशिश करूँगा। तो -14 हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका उल्टा लेना पड़ेगा, यानी कि +14 लेना पड़ेगा। तो यहाँ +14 लिखूंगा तो मुझे यहाँ भी +14 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 3 × m तो अपनी जगह पर है, -14 भी अपनी जगह पर है।
इसको हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 14 लेना पड़ेगा, बराबर अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर। देखो यहाँ पर प्लस 14 लिया है तो मुझे इधर भी प्लस का 14 लेना पड़ेगा। अब 14 में से 14 गया, 0 हो गया, यानी 0 हो गया दोनों। अब यहाँ क्या बचा, 3 गुणा m बराबर, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो 14 और 4 कितना हो गया, 18। ठीक है, अब मुझे यहाँ 3 को हटाना है, तो 3 यहाँ गुणे में है तो मुझे 3 का भाग देना पड़ेगा। देखो यहाँ माइनस का था तो प्लस का लिया, यहाँ गुणे में है तो भाग देना पड़ेगा। तो इधर मैं 3 का भाग दूंगा तो मुझे इधर भी 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में काम होता है। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, क्या बचा, m बचा। यहाँ 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 6/1 का मतलब क्या होता है, 6। तो यहाँ m हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो पहला प्रश्न है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है, यानी x और 4 को जोड़ने पर हमें 9 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, चर x और 4 इन दोनों को जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़ना, और हमें जोड़ने पर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो बराबर में कितना आएगा, 9। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। यानी हम यहाँ ये भी पता कर सकते हैं कि यहाँ x जब 5 होगा तो 5 और 4 जुड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो मुझे y में से क्या करना है, 2 घटाना है, और मुझे कितना मिलेगा भाई, 8 मिलेगा। तो बराबर करके 8 लिखना है आपको। फिर अगला प्रश्न है, a का 10 गुना 70 है, यानी a एक संख्या है जिसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो मुझे 70 मिलेगा। तो a इंटू 7 करेंगे, यानी a का 7 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ क्योंकि हम जानते हैं a और 7 का गुणा कर रहे हैं तो 7 को हमेशा आगे लिखो, गुणे का निशान हटा दो और यहाँ a लिख दो। इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, और गुणा करने पर कितना मिलेगा, 70। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। यानी कि जब हम हमारी जो संख्या 6 है, ठीक है, यहाँ पर b है, संख्या b है, इसमें 5 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ 5 भाग का मतलब बट्टा होता है, तो यहाँ आगे कौन है, b, तो ये बट्टे के ऊपर लिख दो, और पीछे कौन है, 5, तो इसको बट्टे के नीचे लिख दो। तो b में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, b/5 बराबर 6। अगला प्रश्न है, t का 3/4 कितना है, 15 है। ठीक है, तो देखो 3/4 का मतलब होता है 3/4, 3/4, 3/4, इसका मतलब होता है 3/4। 3/4 का मतलब 4 में से 3 हिस्से, यानी 3/4, 3/4। ठीक है, और t का, किसका, t का 3/4 कितना है, 15 है। ठीक है, तो बराबर में 15, और का मतलब होता है गुणे का निशान। ठीक है, तो t इंटू 3/4 बराबर 15। अब मैंने आपको बताया था संख्या आगे रहती है और चर जो होता है वो पीछे रहता है, तो इस t को जो है हम यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो गया 3t/4 बराबर में 15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3t/4 बराबर 15, 3/4 किसका, t का बराबर 15। अगला प्रश्न है, m का 7 गुना, यानी कि m इंटू 7 और 7 का योगफल, और इसके साथ जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमें 77 मिलेगा, यानी कि इसको 77 देता है। यानी किसका, m का 7 गुना, यानी 7 इंटू m, 7 का m से गुना हो गया, और 7 का योगफल, यानी कि इसमें हमें कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है, और ऐसा करने पर हमें कितना मिलेगा, 77 मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। x की चौथाई, चौथाई मतलब होता है 1/4, है ना, x की चौथाई, चौथाई का मतलब 1/4, फिर उसके साथ ऋण 4, उसके बाद यहाँ पर -4 आपको कितना देता है, आपको 4 देता है। तो यहाँ की का मतलब होता है गुणे का निशान, और x का 1 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 का किसी से भी गुणा करो हमें वही मिलता है, यानी x मिलेगा।
तो 1 की जगह हम x लिख देते तो ये हो गया x/4 और इसमें से 4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, है ना। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x/4 यानी 1/4 x का माइनस -4 -4 बराबर कितना देता है 4 देता है। फिर अगला प्रश्न है, यदि आपको y के 6 गुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होता है। यानी कि y को हमें किससे गुणा करना है 6 से गुणा करना है। फिर जो ये संख्या बनती है उसमें से 6 घटाना है। यानी कि पहले हम 6 का y से गुणा करेंगे तो ये होगा 6 गुणा y। अब इसमें से हमें 6 घटाना है यानी कि माइनस का 6 करना है तो हमको कितना मिलेगा 60। तो यानी बराबर हमें कितना मिलेगा 60 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया अगला प्रश्न। फिर 9 है, यदि आप z के 1/3 में 1/3 मतलब 1/3 में से 3 जोड़े यानी इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 30 मिलेगा। तो z का 1/3 है ना, z का 1/3 तो का मतलब होता है इनटू और z का 1 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा z/3 तो ये हो गया z/3। तो z का 1/3 में 3 जोड़े यानी इसमें हमें 3 जोड़ना है तो हमें कितना मिलेगा 30 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 करना है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। यानी यहाँ पर समीकरण दिए और हमें इसका कथन बनाना है। तो देखो जैसे पहला प्रश्न है तो समीकरण को ध्यान से देखो, यहाँ चर p है और इसके साथ 4 क्या हो रहा है जुड़ रहा है यानी इसका योग हो रहा है और ऐसा योग करने से हमें कितना मिल रहा है 15। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं p व 4 का योग 15 है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो p में 4 जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर देखो दूसरा समीकरण m-7 बराबर 3 यानी m एक संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर हमें 3 मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर तीसरी समीकरण देखो, तीसरी समीकरण में 2 और m का क्या है गुणा है ना। तो m का कितना गुना 2 गुना कितना मिलता है 7। तो यहाँ लिखेंगे m का 2 गुना 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न यानी अगली समीकरण है m/5 बराबर 3 यानी m में 5 का भाग देने पर, बट्टा मतलब भाग होता है, तो m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। फिर अगली समीकरण है, देखो यहाँ पर m का 3 से गुणा हो रहा है ये और यहाँ बट्टे में कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं m का 3 गुना और भाग 5 बराबर कितना आता है 6 आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं m का 3 गुना में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। फिर देखो अगली समीकरण है 6 3p + 4 बराबर 25 यानी p का 3 गुना करने पर और 4 जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे p का 3 गुना व 4 का योग 25 प्राप्त होता है, 4 का योग से 25 मिलता है, 25 मिलता है, ऐसा आप लिख दो 25 मिलता है। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न यानी अगला समीकरण 4 और p का गुणा इसमें से 2 घटा दो आपको 18 मिलेगा। तो लिखेंगे 7वीं समीकरण में p का 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 मिलता है, 18 मिलता है। फिर लास्ट जो हमारी समीकरण है 8 वो है कि p में 2 का भाग देकर 2 जोड़ने पर यानी p में
2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर व 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर 8 मिलता है, 8 मिलता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p का आधा और 2 योगफल 8 मिलता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए, यानी इसमें भी हमें समीकरण बनाने हैं। पहला प्रश्न है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। ठीक है, यानी कि इरफान जो है उसके पास कुल कितने कंचे हैं, 37 कंचे हैं, ये हमें पहले से दे रखा है। अब यहाँ समीकरण किस पे बन रही है, परमजीत पे बन रही है, यानी परमीत पे बन रही है। अब परमीत के पास है ना, ये जो 37 कंचे हैं वो परमीत के पास किस प्रकार से है, तो परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने, तो परमीत को हम कुछ भी मानेंगे तो उसका 5 से गुणा करना है और 7 अधिक यानी 7 उसमें जोड़ना है। जब ऐसा करेंगे तो हमें 37 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया है परमीत के कंचों की संख्या आपको क्या माननी है, m माननी है। तो सबसे पहले हमें पहले प्रश्न में लिखना है, माना परमीत के कंचों की संख्या बराबर m, वो हमें क्या मानना है, m मानना है। ठीक है, अब क्या समीकरण बनेगी, देखो कि माना परमीत के कंचे कितने हैं, m, तो m के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने, यानी इसको m को हमें किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। तो ये 5 इंटू m हो गया, संख्या हमेशा आगे लिखनी है, 5 इंटू m हो गया, और फिर उसमें कितना, 7 अधिक, यानी अधिक का मतलब जोड़ना, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 5m प्लस 7 बराबर कितने किसके कंचे मिलेंगे, इरफान के कंचे मिलेंगे, और इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37, तो बराबर हमें कितना मिलेगा, 37। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न में हमारे पास यहाँ है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु को y वर्ष मान लीजिए। ठीक है, तो पिता की आयु तो हमें दी हुई है, अब जो लक्ष्मी की आयु है वो उसकी 3 गुने से 4 वर्ष ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है, तो लक्ष्मी की आयु हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष है, तो जब y वर्ष है तो लक्ष्मी की आयु का कितना गुना, 3 गुना, तो लक्ष्मी की आयु हो गई y, और गुना मतलब गुणा करना है किसके साथ, y के साथ, तो 3 इंटू वाई हो गया। ठीक है, 3 गुने से 4 अधिक, यानी इसमें हमें 4 जोड़ना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें किसकी आयु मिल जाएगी, पिता की आयु मिल जाएगी, और पिता की आयु कितनी है, 49 वर्ष। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न क्या है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7, धन मतलब जोड़ना है ना, धन 7, धन मतलब प्लस का निशान, प्लस 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, 87 है। ठीक है, तो हमें समीकरण बतानी है। तो देखो न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को हम क्या मानेंगे, एल मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना न्यूनतम अंक एल है, क्या है, एल है। ठीक है, तो एल है, तो न्यूनतम अंक का, यहाँ पर देखो न्यूनतम अंक का दुगुना यानी 2 से गुना प्लस 7 है ना, तो यहाँ हो जाएगा न्यूनतम अंक क्या है, एल, और इसका कितना गुना, 2 गुना, प्लस इसके साथ कितना जोड़ना है, प्लस धन 7 करना है, यानी प्लस 7 करना है। ऐसा करने पर हमें अधिकतम अंक प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 87 प्राप्त होगा, 87 प्राप्त होगा। तो ये तीसरे प्रश्न की हमारी क्या बन गई, समीकरण बन गई। अब चौथा प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है,
मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं समान होती है और तीसरी भुजा अलग होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमें शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, ठीक है। यानी कि ये शीर्ष कोण जो है और ये आधार के जो कोण है, ये वाले दोनों कोण, इन दोनों कोण से दुगुना है। यानी कि अगर ये b है और ये भी b है तो ये कितना है, 2b है। ये इन दोनों से दुगुना है, ठीक है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ हमेशा 180 होती है। तो तीनों को जोड़ो, b प्लस और ये कितना है, 2b। इन तीनों कोणों की जोड़ हमेशा कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। तो देखो ये 2b, b और b 2b, तो 2b और 2b कितना हो गया, 4b। सबको जोड़ेंगे तो 4b आएगा। कितना आएगा, 4b आएगा। तो 4b बराबर 180 डिग्री। ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी, यानी चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 6 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को